हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 18 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 2 के भारतीय राज व्यवस्था खंड से, 2 क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस पेपर 3 के सुरक्षा खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 69 है। प्रीवियस 68 क्वेश्चन हम 17 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 2 के भारतीय राज व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि न्यायालय की अवमानना का अर्थ समझाते हुए इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे और निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इसके परिचय या इंट्रोडक्शन के बारे में, तो संविधान में जो न्यायालय की अवमानना से संबंधित जो आर्टिकल दिए गए हैं, उससे हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 129 जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से संबंधित है, और अनुच्छेद 215 जो कि हाई कोर्ट की अवमानना से संबंधित है। इसके अलावा इससे संबंधित कोई भी अवमानना या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना से संबंधित अगर कोई कार्य होता है, तो इसके लिए किसी भी अधिसूचना को जारी करने और किसी भी व्यक्ति को उसके दोष के लिए दंडित करने के लिए ये आर्टिकल अधिकृत करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इसके अलावा संविधान के जो मूल अधिकार हैं, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसमें भी युक्त निर्बंधन दिए गए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। उसके अंतर्गत न्यायालय की अवमानना को भी शामिल किया गया है। साथ ही न्यायालय की अवमानना से संबंधित एक अधिनियम है जो कि 1971 का अधिनियम है, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, जो कि अवमानना को 2 पार्ट में विभाजित करता है। एक है सिविल अवमानना और एक है आपराधिक अवमानना। अगर हम बात करें सिविल अवमानना की, तो किसी न्यायालय की किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट या अन्य आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा करना, या न्यायालय में किए गए किसी वचन को आप जानबूझकर अगर भंग करते हैं, तो वे सिविल अवमानना के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें आपराधिक अवमानना की, तो किसी भी ऐसी बात या ऐसी बात का प्रकाशन या कोई अन्य ऐसे कार्य करना जो किसी न्यायालय को कलंकित या उसके प्राधिकार को कम करते हो या उसको अवनत करते हो, या किसी न्यायिक कार्रवाई में सम्यक प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हो, या न्याय प्रशासन में किसी अन्य रीति में हस्तक्षेप करते हो, तो वे आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हम 1-2 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं न्यायालय की अवमानना से संबंधित, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जिन्होंने सीजीआई के विरुद्ध एक ट्वीट के द्वारा उनकी अवमानना करने का प्रयास किया, तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर स्यूमोटो लेकर उनके खिलाफ अवमानना की अधिसूचना जारी की। इसी तरीके की कलकत्ता के उच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीश CS कर्णन के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरीके की अवमानना की अधिसूचना जारी की गई थी। इसी तरीके के रिसेंट एग्जाम्पल्स को आप इसमें एक यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें न्यायालय की अवमानना के पीछे जो प्रावधान दिए गए हैं, उसके पीछे के औचित्य के बारे में, तो इससे किसी भी न्यायालय की जो न्यायिक घोषणा है उसका सम्मान देने के लिए इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश मीडिया की आलोचना या आम लोक मत से किसी भी प्रकार के दबाव में न आए, वह बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इसके अलावा किसी न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप को रोकने के लिए, न्यायपालिका को किसी ऐसे हमले से संरक्षण प्रदान करने के लिए जो उसके प्राधिकार को कम करे या उसको कलंकित कर सकता है। साथ ही साथ जो न्यायालय का एक इंस्टीट्यूशन है, उसको एक निष्पक्ष संगठन के रूप में उसकी छवि जनता के बीच में प्रसारित करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। तो ये हमने बात की न्यायालय की अवमानना के पक्ष में कि इस तरीके के प्रावधान क्यों दिए गए हैं और ये सही है। इसके पक्ष में हमने कुछ तर्क दिए। अगर हम बात करें इसके विपक्ष में कि न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध कुछ तर्कों की बात करें, तो न्यायालय द्वारा अति उपयोग इनका किया जाना, बड़ी संख्या में अगर सिविल एवं आपराधिक अवमानना के मामले हैं तो वे न्यायालय में लंबित हैं। साथ ही साथ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें तो कई अन्य लोकतांत्रिक देशों में अवमानना अब अप्रचलित हो गई है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने 2013 में न्यायालय को कलंकित करने वाले अपराध को समाप्त कर दिया।
साथ ही साथ ये एक नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध दिखाई पड़ता है। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये प्रतिकूल दिखाई पड़ता है। जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्धारित करते हैं, उस तरीके की जो मान्यता देते हैं, उसके खिलाफ ये देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें, इसके अवमानना का जो दायरा है वह काफी व्यापक है। इसकी जो परिभाषा है अत्यंत व्यापक है। इससे आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसमें जो न्यायालय का स्वतः संज्ञान लेने की जो शक्तियां हैं वह भी इन मामलों को और ज़्यादा जटिल बना देती हैं। अगर हम बात करें प्रसिद्ध कानूनविदों की, तो उनका यह मानना है कि अवमानना के कानून को अनिश्चित सीमाओं के साथ अस्पष्ट तथा भटका हुआ अधिकार क्षेत्र उन्होंने कहा है। यानी कि उन्होंने इसके बारे में कहा है कि ये अनिश्चित सीमाओं के साथ अस्पष्ट तथा भटका हुआ अधिकार क्षेत्र है न्यायालय का। तो ये हमने न्यायालय की अवमानना का जो प्रावधान है उसके संबंध में विरुद्ध में उसके तर्क प्रस्तुत किए। अब इसके हम निष्कर्ष की बात कर लें तो अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार का मुख्य उद्देश्य न्यायालय की गरिमा एवं न्यायालय के उचित प्रशासन की रक्षा करना है। इसका उपयोग केवल न्यायालयों के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए किया जाना चाहिए, ताकि वादियों के लिए जो न्याय सुनिश्चित हो एवं न्यायपालिका की जो प्रतिष्ठा है उसकी रक्षा की जा सके। इस अधिकार के जो युक्तियुक्त उपयोग के लिए जो न्यायपालिका का एक मामला है एस मुलगांवकर का मामला, जो कि 1978 में हुआ था, उसके संबंध में कि न्यायालय की अवमानना से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए किस तरीके के दिशा निर्देश होने चाहिए, इस मामले के अंतर्गत निर्देशित किए गए थे, तो उनका पालन किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आप इस मामले को कोट कर सकते हैं। ये मामला है एस मुलगांवकर मामला 1978। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है, एक दबाव समूह क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करते हुए समझाइए कि ये एक राजनीतिक दल से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में हम दबाव समूह की परिभाषा दे सकते हैं। दबाव समूह लोगों का एक संगठित समूह होता है। इसका उद्देश्य जनता की राय या सरकार की नीतियों या उसके कार्यों को प्रभावित करना होता है। इसमें धार्मिक संस्थान, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, धर्मार्थ संगठन, व्यवसाय, व्यापार संघ, पेशेवर समितियां, थिंक टैंक आदि शामिल होते हैं। जैसे कि प्रथम जैसी संस्था हो गई, जैसे कि आपकी फिक्की जैसी संस्था हो गई, तो वह इसके अंतर्गत प्रेशर ग्रुप के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम बात करें प्रेशर ग्रुप के दबाव समूह के कार्यों के बारे में, तो ये प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। जो दबाव समूह उन समूहों एवं हितों के लिए प्रवक्ता प्रदान करता है जिनका निर्वाचन प्रक्रिया या राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। अगर हम बात करें राजनीतिक जो दल हैं, एक तरीके से LGBTQ को का प्रतिनिधित्व नहीं करते एक तरीके से, तो नाश फाउंडेशन या हम सफर ट्रस्ट के द्वारा जैसे संगठनों ने निरंतर LGBTQ के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया है। इसके अलावा राजनीतिक सहभागिता की अगर हम बात करें, तो दबाव समूह काफ़ी तीव्रता से राजनीतिक सहभागिता के महत्वपूर्ण एजेंट बन गए हैं। वे याचिकाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों आदि के माध्यम से लोक समर्थन जुटाकर राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का प्रयास ये करते हैं। तो ऐसे कार्यों के प्रति जिस पे राजनीतिक दल का ध्यान नहीं जाता, उनको करने का प्रयास इन दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जागरूकता बढ़ाने का भी ये प्रयास करते हैं। कई दबाव समूह की अगर हम बात करें तो शोध करने और सरकार की नीतियों पर टीका टिप्पणी करने और प्रतिष्ठित शिक्षाविद, वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध हस्तियों के माध्यम से जनता के साथ संवाद करके उनके अंतर्गत उसके संबंध में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। अगर हम बात करें नर्मदा क्षरणग्रस्त समिति के द्वारा सरदार सरोवर जो बांध था, उससे प्रभावित लोगों के लिए न्याय के लिए इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया था। अगर हम बात करें नीति निर्माण में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दबाव समूह सरकार के लिए सूचना एवं परामर्श के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नीति निर्माण की प्रक्रिया के नियमित रूप से उनसे परामर्श सरकार के द्वारा उनसे लिया जाता है। अगर हम बात करें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की, तो मुख्य रूप से विदेशी मामलों से संबंधित मुद्दों पर ये अपना कार्य करता है और समय समय पर सरकार को भी नीति निर्धारण के लिए उसमें सजेशन इसके द्वारा दिए जाते हैं। अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली इनके कार्यों के बारे में।
इसके अलावा अगर हम देखें तो दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों में समानता की अगर बात करें तो दोनों ही स्वेच्छा से शामिल लोगों के संरक्षित समूह होते हैं। इसके अलावा दोनों संगठन निधिहन और सेवा के लिए भर्ती किए गए अपने सदस्यों पर निर्भर करते हैं। इनका स्वयं का कोई फंड नहीं होता, बल्कि ये इसमें जो सदस्य भर्ती होते हैं उनके फंड से ही ये निर्भर करते हैं। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भी वे शामिल होते हैं। अगर प्रत्यक्ष की बात करें तो राजनीतिक दल हो जाते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने की तो वे कार्य करते हैं दबाव समूह। यह हमने बात की इसके बारे में, समानता के बारे में। फिर भी दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच में काफ़ी अंतर हैं। उनके बारे में अगर हम देखें तो दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते। ये केवल सत्ता में रहने वाले लोगों को प्रभावित कर अपने पक्ष में नीति निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं ये अपनी नीतियों को व्यवहार में लाने के लिए राजनीतिक सत्ता में पार्ट लेते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण अंग बनते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जो दबाव समूह है इनके द्वारा कोई चुनाव नहीं लड़े जाते, बल्कि अपने पसंद के जो राजनीतिक दल है उसको समर्थन इनके द्वारा दिया जाता है, जिसके कारण से होता क्या है कि ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। लेकिन जो आपके राजनीतिक दल हैं ये उम्मीदवारों को इसमें नामांकित किया जाता है और उनके द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है, इसके कारण से वे जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई राजनीतिक विचारधारा किसी दबाव समूह की नहीं होती। यह आवश्यक नहीं है कि इसकी कोई राजनीतिक विचारधारा हो। वे अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक नीति को प्रभावित करते हैं। जबकि कोई एक राजनीतिक दल होता है तो वह उसकी एक राजनीतिक विचारधारा होना उसको संगठित करने के लिए एक उसका महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हम बात करें, ये किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्ति पर आधारित नहीं होती, लेकिन कभी कभी आपको राजनीतिक दल में देखने को मिल जाता है कि कोई एक विराट नेतृत्व वाला व्यक्ति को, जिसकी लोकप्रियता देश में ज़्यादा है, तो उसका नेतृत्व इसके अंतर्गत एक व्यक्ति आधारित वह राजनीतिक दल बन जाता है। इसके अलावा इनके हित जो सामान्यतः विशिष्ट एवं निश्चित गतिविधियों या उन हितों के संरक्षण एवं संवर्धन तक ही सीमित होते हैं, जबकि इसके जो हित होते हैं, जो राजनीतिक पार्टी होती है, वह देश के अंतर्गत जो समस्त कार्यक्रम है उसकी नीतियों का निर्धारण करना और राष्ट्रीय एवं इसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं उसकी स्थापित करना, उससे संबंधित कार्य को संवर्धित करने का प्रयास राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं इनकी सदस्यता सीमित होती है, जबकि एक राजनीतिक दल होता है पूरे देश के व्यापक स्तर पर होता है। इसके अलावा जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रेशर ग्रुप हैं वे जुलूस, प्रदर्शन एवं हड़ताल एवं अनशन का सहारा लेते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लेजिस्लेशन या कानून के माध्यम से संवैधानिक माध्यमों के सहारा लेकर उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यह हमने बात की प्रेशर ग्रुप और राजनीतिक दलों के बीच में अंतर के बारे में। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो आधुनिक सरकार की जटिलताओं और भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति के कारण दबाव समूह एक ऐसा साधन प्रदान करते हैं जिसके द्वारा आम नागरिक जो हैं वे निर्णय प्रक्रिया से जुड़ सकें, एक तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित कर सकें और सरकार की गतिविधियों को नियंत्रण बनाए रखने में उससे संबंधित जो नीतियां हैं उसको का फीडबैक देने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 3 के सुरक्षा खंड से, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचे का विवरण प्रदान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 150 शब्दों में लिखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में हम मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध गतिविधियों जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी या टैक्स चोरी से जो धन प्राप्त होता है उससे वैध व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित आय के रूप में प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। तो इसके अंतर्गत जो पैसा जो अवैध गतिविधियों से प्राप्त किया जाता है उसको ऐसे दिखाया जाता है कि ये किसी वैध व्यावसायिक गतिविधियों से ये धन अर्जित किया गया है। अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के जो प्लेसमेंट किया स्थापन की, तो जो आपराधिक आय को वित्तीय प्रणाली में शामिल करना एवं फंड की उत्पत्ति को छुपाना कि इसका सोर्स क्या है उस फंड को उसको छुपाना और समन्वय अर्थात आय के लिए स्पष्ट कानूनी स्रोतों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है।
तो इसमें हम मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा या धन शोधन की परिभाषा के माध्यम से इस क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बात करें भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए वैधानिक तंत्र की, तो एक इसके अंतर्गत कानून है धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसके अंतर्गत ये एक व्यापक कानून है। इस अधिनियम के तहत संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक 3 सदस्यीय न्याय निर्णायक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा भी हाल ही में इसमें 2019 में संशोधन किया गया, जिससे इसके अंतर्गत जो अपराध से अर्जित जो आय है उसकी परिभाषा को विस्तृत कर दिया गया है। ये जो अपराध की आय है जिसमें कब्जे, अधिग्रहण या बेदाग धन के रूप में पेश करने के रूप में दावों को अधिनियम के अंतर्गत अपराध के रूप में श्रेणीगत किया गया है। तो इसके अंतर्गत आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपके 3 सदस्यीय न्याय निर्णायक प्राधिकारी के रूप में इसका गठन किया जाता है, और साथ ही साथ इसकी जो अभी हाल में संशोधन के द्वारा इसकी जो अपराध से अर्जित आय है उसकी परिभाषा को विस्तृत किया गया है। अगर हम बात करें इससे संबंधित अन्य कानूनों की, तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 बनाया गया। इसके अंतर्गत जो आतंकवाद के वित्त पोषण के दमन के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप बनाने के लिए इसको अद्यतित किया गया था। अगर हम बात करें, एक अधिनियम और लाया गया है काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति एवं कर अधिरोपण अधिनियम 2015, जिसके अंतर्गत अवैध आय व संपत्ति से निपटने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। साथ ही अभी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में लाया गया, जिसको इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह अधिकारियों को किसी भी अवैध संपत्ति या किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी के स्वामित्व वाली बेनामी जो संपत्ति है उसको कुर्क करने का अधिकार देती है। जैसे कि विजय माल्या या अब जो मेहुल चोकसी जो देश से बाहर चले गए हैं, एक तरीके से भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं, तो उनकी संपत्ति को देश के अंतर्गत जब्त करने का अधिकार ये उनको देती है। अगर हम बात करें, एक इसमें स्वाभाविक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 भी है, जो भी मादक पदार्थों के अवैध व्यापार या उससे प्राप्त या उपयोग की गई संपत्ति पर दंड का प्रावधान करता है। तो जो भी मादक पदार्थ से संबंधित जो इससे संबंधित यह अधिनियम बनाया गया है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 लेके आए, जिसके अंतर्गत जिसको हम फेमा भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जो आपका रेमिटेंस आता है, मुद्रा का जो विप्रेषण होता है, उस पर नियंत्रण और सीमाओं को निर्धारित करने का कार्य इस अधिनियम के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने बात की मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित वैधानिक तंत्र के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके संस्थागत तंत्र के बारे में, तो ईडी इससे संबंधित है। ये जो पीएमएलए के अंतर्गत जो हमने 2002 का अधिनियम की बात की, तो उसके प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच करती है और संपत्ति की जब्ती, मनी लॉन्ड्रिंग के जो अपराध में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने जैसी कार्रवाई इसके द्वारा की जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराध को रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय संस्था को इसमें बनाया गया है। साथ ही साथ एक वित्तीय खुफिया इकाई है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। ये धन शोधन एवं संबंधित जो अपराधों के विरुद्ध जो वैश्विक प्रयास हैं उसको आगे बढ़ाने, साथ ही साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनके प्रयासों को समन्वय करने और उनको सुदृढ़ीकरण के लिए ये उत्तरदायी है। अगर हम बात करें संस्थागत तंत्रों की, जैसे कि आपके आरबीआई, सेबी और जो इंश्योरेंस से संबंधित जो अथॉरिटी है, जो नियामक निकाय हैं, वह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु इन्होंने बैंकों, वित्तीय संस्थानों या प्रतिभूति बाजारों में या बीमा कंपनियों के अंतर्गत एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा अगर वैश्विक लेवल पर अगर हम बात करें, तो भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग आदि का सक्रिय सदस्य भी भारत है। हालांकि भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर नहीं है, लेकिन यह अभी कार्य कर रहा है इसके फुल टाइम मेंबर बनने के लिए। साथ ही साथ इसके सक्रिय सदस्य के रूप में ये भागीदारी इसके अंतर्गत करता है। तो ये हमने बात की मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित वैधानिक तंत्र की, संस्थागत ढांचे तंत्र की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीएस पेपर 3 के सुरक्षा खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डार्क वेब कई आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक आदर्श मंच हो सकता है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, साथ ही डार्क वेब के दुरुपयोग से निपटने के उपाय भी सुझाइए। तो इसमें डार्क वेब के बारे में आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपको 150 शब्दों में करना है।
इसकी अप्रोच भी हमारी वही रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में डार्क वेब की परिभाषा से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW होता है का वह भाग है जिसमें केवल विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही प्रवेश किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इसको एक्सेस करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यह उपयोगकर्ता और वेबसाइट जो ऑपरेटर हैं उसको गुमनाम या ना पता लगाए जाने जैसी योग्य स्थिति में रहने की अनुमति देता है। इसे अदृश्य वेब के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें डार्क वेब की तो डार्क वेब पर गुमनाम चैट रूम के रूप में स्थापित किया जा सकता है। साथ ही साथ संचार और सेवाएं जो खतरनाक आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियां हैं उसकी योजना बनाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए यह एक आदर्श मंच उनके लिए प्रोवाइड कराता है। अगर हम बात करें डार्क वेब के बारे में तो इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है वैश्विक स्तर पर, तो अगर बात करें तो आतंकवादी गतिविधियां इसके द्वारा संचालित की जा सकती हैं, जैसे कि IS जैसे जो समूह हैं जो अपनी गतिविधियों जैसे प्रचार प्रसार भर्ती या कट्टरपंथी या अधिक गुप्त रूप से धन जुटाने के लिए ये डार्क वेब का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से जालसाजी भी की जा सकती है। अगर हम अभी रिसेंट के एग्जाम्पल देखें तो WHO ने अभी लोगों को विशेष रूप से जो डार्क वेब पर नकली कोविड वैक्सीन बेची जा रही थी तो उसके लिए उसके खिलाफ WHO के द्वारा एक चेतावनी प्रस्तुत की गई। तो इस तरीके की जालसाजी की गतिविधियां इस पर संचालित की जा सकती हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधि भी इसके द्वारा संचालित की जा सकती है जो डार्क वेब पर, क्योंकि इसमें जो इनक्रिप्टेड लेन देन होता है कूटबद्ध लेन देन के माध्यम से होता है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के जो मिक्सिंग सिस्टम है जिसमें स्मार्ट मिक्सर या डार्क वॉलेट का यूज किया जाता है। और डार्क वेब पर जो सक्रिय अपराधी हैं उनकी गोपनीयता इसके अंतर्गत सुनिश्चित हो जाती है। तो इसके कारण से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ये यूज किया जाता है डार्क वेब का। साथ ही साथ मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी इसका अधिकांश यूज किया जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक अखिल भारतीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो कि कार्य करता था कि घर पर जो नशीले पदार्थों को भेजने के लिए डार्क वेब पर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जा सके। तो इसके अंतर्गत घर पर नशीले पदार्थों की डिलीवरी के लिए इस डार्क वेब का यूज किया जा रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी चुनौतियों के बारे में, रैनसमवेयर जिसके अंतर्गत किसी भी जैसे कोई कंप्यूटर है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और उसका जो डेटा है उसको एक तरीके से किडनैप कर लिया जाता है और उसके एवज में उससे फिरौती या रैनसम मांगा जाता है। तो इस तरीके के इसके अंतर्गत गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है रैनसमवेयर के रूप में। ये एक सेवा के रूप में डार्कनेट बाजार के माध्यम से पेश की जाने वाली एक सुविधा है डार्क वेब के अंतर्गत। ये इच्छुक जो साइबर अपराधी हैं उसको इस संदेह बस जो अर्थव्यवस्था है उसमें भाग लेने की अनुमति आसानी से दे देता है। तो इसमें जो डार्क वेब का यूज करके ये रैनसमवेयर जैसी गतिविधियों को इसके द्वारा आसानी से संचालित किया जा सकता है और जो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट अपना लेकर जो साइबर अपराधी होते हैं वे इसमें डार्क वेब के माध्यम से ही क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही वे अपना पेमेंट इसके अंतर्गत ले लेते हैं रैनसम के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा ब्रीच का भी इसके अंतर्गत खतरा है। जो डोमिनोज इंडिया डेटा ब्रीच की जो घटना हुई थी 2021 में जिसमें 18 करोड़ ऑर्डर की जो डोमिनोज का ऑर्डर था उसकी जो संवेदनशील जानकारी थी वह लीक हो गई थी जो कि डार्क वेब पर ही उसको जारी किया गया था। तो ये हमने डिस्कस की डार्क वेब से संबंधित चुनौतियों के बारे में, लेकिन इससे संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। जो डार्क वेब से संबंधित साक्ष्य हैं उसी की जो गतिविधियां हैं उसकी पहचान के लिए बेहतर प्रशिक्षण एवं उन्नत ज्ञान के माध्यम से एक विशेष जांच इकाई का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके अपराध से संबंधित शोध के लिए उनमें अंतर संबंध स्थापित किए जाने चाहिए जिससे कि डार्क वेब पर जो कम दृश्यमान जो अपराध हैं और जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो अपराध हैं उनके बीच में एक दूसरे से उनको जोड़कर देखा जाना चाहिए जो कि काफ़ी मदद करेगी विधि प्रवर्तन एजेंसियों की इन अपराधों को रोकने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे जो फॉरेंसिक जो मानक हैं वे अभी ट्रेडिशनल बने हुए हैं, परंपरागत हैं, तो इससे संबंधित नए फॉरेंसिक मानकों का भी निर्माण किया जाना चाहिए, उनको आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
साथ ही साथ जो पैकेज निरीक्षण के लिए नए कानून, जैसे कोई आप मेल या अन्य सेवाओं से भेजे गए जो पैकेज हैं उसका निरीक्षण करने के लिए कानूनों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सूचना साझा करना, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसियां हैं उनके बीच में सूचना का एक दूसरे से साझाकरण किया जाना चाहिए, सूचना का समन्वय उनके अंतर्गत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय अधिकारियों जिनको डार्क वेब के बारे में कुछ पता नहीं है तो उनके लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। तो ये हमने बात की डार्क वेब से संबंधित उपाय के बारे में। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो सत्तावादी शासन के लिए डार्क वेब रोकना आसान नहीं है। आसान होता है क्योंकि ऑथोरिटेरियन स्टेट है तो वहां पर आसान होता है कि वह डार्क वेब से संबंधित गतिविधियों को रोक सके, उनकी जो अभिव्यक्ति है उस पर रोक लगा सके। लेकिन अगर हम बात करें भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में तो कोई भी कठोर ये कदम उठाने से पहले गोपनीयता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार हमें करना पड़ता है। तो जिसके कारण से अगर हम बात करें डार्क वेब की वास्तविकता काफ़ी जटिल है। इसके लिए पर्यवेक्षकों और जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, को उन गतिविधियों को विफल करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जबकि ये सभी जो एक अज्ञात नेटवर्क के जो वास्तविक लाभों की रक्षा करते हुए, क्योंकि डार्क वेब का ऐसा नहीं कि इसका हमेशा ही मिसयूज किया जाता है, इसको एक सुरक्षा की गतिविधियों को इंश्योर करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो हमें इस पर रोक इस तरीके से लगानी चाहिए कि जो इसके जो अज्ञात नेटवर्क के जो वास्तविक लाभ हैं उनको तो हम संरक्षित कर सकें, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उसको रोकने का हमें लगातार प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के सुरक्षा खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को आप अपने स्तर पर लिखने का प्रयास कीजिए, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।